हेलो स्टूडेंट। आज हम इसमें डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं बायो आइसोस्टेरिज्म का। हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी ड्रग का फिजिको केमिकल कौन से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हैं जो उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम आज डिटेल स्टडी करेंगे बायो आइसोस्टेरिज्म का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। बायो आइसोस्टेरिज्म पढ़ने से पहले हमको क्या देखना होगा? आइसोस्टेरिज्म क्या होता है। लिंगम्योर, एक साइंटिस्ट थे लिंगम्योर, suggested that any two ions or molecules possessing an identical number and arrangement of electron must exhibit similar characteristic, and all such pair are called isosteres. लिंगम्योर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि कोई भी दो आयंस या मॉलिक्यूल्स जब उनके जो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, उनकी अरेंजमेंट सिमिलर होगी तो क्या करेंगे? वो सिमिलर प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी उनकी, और वो जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी सिमिलर शो करेंगे। उसको क्या बोला गया? आइसोस्टेयर्स। फिर से देखिए, Langmuir suggested that any two ions or molecules possessing an identical number and arrangement of electron must exhibit similar characteristic, and all such pair are called isosteres. यानी कि ऐसे कोई दो मॉलिक्यूल और आयन जिनमें की अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आइडेंटिकल है, यानी बैलेंसी सेल में जो है, हमारे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट सेल है उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी अरेंजमेंट सेम है और आइडेंटिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनकी क्या होगी? प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी, और प्रॉपर्टी सिमिलर होने से वो सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे। एग्जाम्पल में क्या है? देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है CO और N2। CO और N2 क्या है? दोनों जो है एक दूसरे के आइसोस्टेयर्स हैं। कैसे आइसोस्टेयर्स हैं? देखिए, कार्बन कार्बन की हमारी जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p2। तो ये हो गया हमारा 1s में कितना आ जाएगा? ये 1s का ऑर्बिटल है, 1s में दो इलेक्ट्रॉन आ गए। 2s में कितना हो गया? ये 1s है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन। ये 2s में है तो इसमें भी कितने हैं? इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो है 2p है, 2p में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स? 1 2 3 3, लेकिन यहाँ पे कितना? एक और दो, दो ही इलेक्ट्रॉन है, एक और दो। हम जानते हैं कि कार्बन की क्या होती है? बैलेंसी कितनी होती है, यानी कितने बॉन्ड बनाता है? ये 4 बॉन्ड बनाता है, यानी टेट्रावैलेंट होता है। तो जब भी ये ग्राउंड स्टेट में, कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में है, जब भी ये जो है बॉन्ड बनाने जाता है तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो ये 2s और 2p जो सेल हैं, इनकी एनर्जी लगभग क्या होती है? बराबर होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है 2s का, ये कहाँ चला जाता है? 2p में जो है चला जाता है। ये जो है यहाँ से जाकर और 2p में, 2s का इलेक्ट्रॉन जो है 2p में रीअरेंज हो जाता है। तो अब हमारे पास जो बैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी ये 4 जो ऑर्बिटल्स हैं, एक एक जो है 2s का और जो है 3 जो है 2p का ऑर्बिटल, ये क्या करते हैं? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी से भी क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, डबल जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर कर ये 4। तो ये कितनी तरह के बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड, एक एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 बॉन्ड। इसलिए कार्बन की बैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, यानी टेट्रा बैलेंट होता है। 4 तरह से, 4 कोई भी एटम्स आएगा उससे 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की हमारी कितनी बैलेंसी हो गई? 4 हो गई। अब कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन लगा है। ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है? यहाँ पे देखिए, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 8 है। अब क्या है? कार्बन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p4, यानी एक जो है जो है ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 4, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? एक s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने हो गए हमारे? 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे लिखेंगे? 1
2 3, 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन, दोनों की स्पिन जो होगी अलग होगी। इसका स्पिन अगर इधर से हम कर रहे हैं तो ये जो है नीचे वाला स्पिन जो होगा नीचे का स्पिन होगा। तो ये क्या, अब कितने ऑर्बिटल खाली रह गए, 1 और 2 ऑर्बिटल। तो टोटल ये कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन को किसी से कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, यानी इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो टोटल जो है कार्बन और ऑक्सीजन का मिलकर, कार्बन में 4 बैलेंसी था हमने देखा यहाँ पे, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन में कितना, 1 और 2। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कितने, सीओ ग्रुप में कितना हो गया, टोटल 6 जो है ऑर्बिटल बैलेंसी जो है जो है सीओ की बैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p3। तो टोटल कितने हो गए, 2 4 और 4 3 7। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2s2, अब p में कितने हैं, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 ऑर्बिटल जो हैं ये फ्री हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन में हमारा किस तरह से बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। किसी भी जो है 3, कोई भी एटम आएगा 3 एटम इससे जुड़ सकता है। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 3। अब यहाँ पे क्या है, 2 नाइट्रोजन लगा है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल कितने हो गए, बैलेंसी 6। और यहाँ पे सीओ में बैलेंसी कितनी हो रही थी, 6। तो हमारा क्या है, देखिए आइसोस्टेयर्स क्या है, आइसोस्टेयर्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंसी सेल में सेम हो। तो इसमें सीओ में भी कितनी बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, और नाइट्रोजन में भी कितना है, बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 6 है। यानी ये दोनों जो हैं आपस में क्या है, आइसोस्टेयर्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी यानी कि किसी कंपाउंड में अगर सीओ ग्रुप लगा है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं N2 ग्रुप से, तो उस कंपाउंड की जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा। और किस लिए अगर हम करते हैं, किस लिए इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई हमारा जो है ड्रग है उसमें नाइट्रोजन N2 लगा हुआ है, उसके कारण वो जो है टॉक्सिसिटी शो कर रहा है इस ग्रुप के कारण। तो अगर हम इस ग्रुप को जो है इस ग्रुप से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा, वो जो है ये इसका आइसोस्टेयर्स है, तो इसको अगर रिप्लेस कर देते हैं तो उसका क्या हुआ, केमिकल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट नहीं होती, कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन इसके कारण जो टॉक्सिसिटी हो रही थी, अब सीओ ग्रुप लगा दिए तो उस ड्रग मॉलिक्यूल की टॉक्सिसिटी नहीं शो करेगा ये, ठीक है। उसी तरह से सेम है हमारा CO2 और N2O। CO2 में कितना हो जाएगा, इसमें भी बैलेंसी अगर हम निकालेंगे जिस तरह से यहाँ निकालेंगे तो 4, कार्बन में 4 था और ऑक्सीजन में 1, ऑक्सीजन में 2 था, तो 2 ऑक्सीजन है तो 4 + 4 8 हो गया। अब नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन में 1 नाइट्रोजन में 3 बैलेंसी थी, तो 2 नाइट्रोजन है तो 3 3 6, ऑक्सीजन में 2 8। यानी कि ये भी क्या है, आपस में इनके भी बैलेंसी सेल में जो है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो है सेम है। तो ये भी CO2 और N2O क्या है, आपस में आइसोस्टेयर्स हो गए, यानी कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो हमारा क्या था, any 2 ions or molecules possessing an identical number and arrangement of valency electrons। जो हमारे बैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो क्या है, आइडेंटिकल होना चाहिए और सिमिलर अरेंजमेंट होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके जो है आपस में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सेम होगी। और ऑल सच पेयर आर कॉल्ड आइसोस्टेयर्स। Isosterism is a vital importance because isosteres with similar chemical and property have same biological activity। यानी इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, तो इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या होता है, सेम होता है आइसोस्टेयर्स के। यानी जो इस ग्रुप का लगाने से जो एक्टिविटी हमारी आ रही थी वही ग्रुप अगर हम इसको रिप्लेस कर इससे लगा देते हैं तो क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम आएगा। अब हमें क्या पढ़ना है, बायो आइसोस्टेरिज्म। हमने क्या देखा, आइसोस्टेरिज्म क्या होते हैं। तो बायो आइसोस्टेरिज्म क्या है, when an isosterism is studied in biological system it is called bioisosterism। जब हम इस बायो आइसोस्टेयर्स को अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है हमारा, यानी अपनी बॉडी में स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो आइसोस्टेरिज्म। When an isosterism is studied in biological system, our body
It is called bioisosterism. Bioisoesters are functional group or molecule that have similar chemical and physical property and have similar biological activity. बायोआइसोस्टर्स जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो क्या कहते हैं, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण उनके बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या होती है, सेम होती है. अकॉर्डिंग टू बर्जर, बर्जर कौन थे, ये जो है एक साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग बायोआइसोस्टेयर्स आर द कंपाउंड आर ग्रुप दैट पॉजेज, यानी बायोस्टेयर्स के बर्जर के अकॉर्डिंग जो है बायोआइसोस्टेयर्स जो है कंपाउंड या ग्रुप होते हैं जो पॉजेज जो है पॉजेज करते हैं, यानी कि क्या प्रॉपर्टी रखते हैं, नियर इक्वल मॉलिक्यूलर शेप एंड वॉल्यूम्स, अप्रोक्सीमेट सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मॉलिक्यूलर शेप और वॉल्यूम जो होगा उनका सेम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, एग्जिबिट सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी सेम होगी, प्रोड्यूस सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं वो भी सेम होगा, एंड टारगेट सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसके कारण क्या होगा, वो सिमिलर रिसेप्टर से बाइंड होंगे हमारे बॉडी में और क्या होगा, उससे वो सिमिलर इफेक्ट्स शो करेंगे, बायोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे. अब बायोस्टेयर्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं. पहला क्लासिकल बायोस्टेयर्स, दूसरा होता है नॉन क्लासिकल बायोस्टेयर्स. तो क्लासिकल बायोस्टेयर्स क्या होता है, क्लासिकल बायोस्टेयर्स आर द एटम फंक्शनल ग्रुप रेडिकल एंड मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे एटम फंक्शनल ग्रुप रेडिकल्स होते हैं जिनमें क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंसी में क्या हो, उसकी सिमिलर इलेक्ट्रॉन हो, एंड एग्जिबिट सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विद सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी ऐसे एटम फंक्शनल ग्रुप रेडिकल और मॉलिक्यूल्स जो जिनमें जो है नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन में, जैसे कि कार्बन में क्या है, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है. बैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि कितने जो है 1 2 3 4, इसको हम क्या कहेंगे, 4 जो है आउटर मोस्ट जो है सेल में, ये 2s ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल्स में उसको हम बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं. तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो कार्बन की बैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई. तो ये कितने बॉन्ड बना, कितने एटम से मिलकर बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4. तो बॉन्ड हमारा कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो कार्बन में है, दूसरा कोई एटम आया वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक यहाँ पे क्या करेगा, शेयरिंग करता है और वो बॉन्ड बन जाता है. एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो ये जो है कार्बन की बैलेंसी हो गई. अब टाइप ऑफ क्लासिकल बायोस्टेयर्स क्या है, डिपेंडिंग ऑन द बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन हाउ मच बॉन्ड शुड एटम और ग्रुप और एलिमेंट फॉर्म ऑन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो बैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं, या हाउ मच बॉन्ड शुड एटम और ग्रुप और एलिमेंट, कितने बॉन्ड वो बना सकते हैं, उसके बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं. पहला क्या है, मोनोवैलेंट एटम एंड ग्रुप्स, इसमें क्या होता है, 1 वैलेंसी लेफ्ट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. देखिए हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन क्या एटॉमिक नंबर कितना आता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 में कैसे बनेगा हमारा, 1 का अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होगा, 1, ये हमारा ऑर्बिटल है, 1s अगर हम बनाते हैं, देखिए 1s, ये 1s ऑर्बिटल हो गया, ऐसे जो है हमने बनाया. वन एस ऑर्बिटल हमारा बना, अगर ये इसका देखिए हमें हाइड्रोजन का अगर हम 1s ऑर्बिटल बना है तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, 1s ये होगा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया. अब फ्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, तो इसमें बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 9. तो फ्लोरीन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखिए फ्लोरीन का कितना है, 9 होता है, तो इसका हम कैसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, 9 है ना, तो ये कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2
2s2 हमारा ये हो गया, 2 हो गया। ये देखिए 2 2s2 और 2p में कितना आ जाएगा, 9 होता है तो 2 2p 2p5 2p5 ये हो गया। अब 1s में कितना जाएगा हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितना, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाता है, 6 जाता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 5 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ये हम लिखते हैं p 2p, तो ये हमारा p हो गया। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से स्पिन जो है अलग अलग स्पिन होता है, इस तरह से हम लिखते हैं ये। अब हमारा बैलेंसी इलेक्ट्रॉन में कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी फ्लोरीन किसी एक से ही बॉन्ड बना सकता है, सिंगल। तो इसका भी एक जो है हाइड्रोजन आपका था, ये भी देखिए एक ऑर्बिटल फ्री है, और फ्लोरीन में भी क्या है, एक ही ऑर्बिटल फ्री है आउटर मोस्ट से, यानी कि इनके और इनके जो है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सेम है, तो ये आपस में क्या होगा, मोनोवैलेंट हो गया। ये देखिए CH3 NH2, CH3 में क्या है, CH4 होता है, कार्बन के चार बैलेंसी होती है जिसमें 3 फिल है। अब क्या है, ये एक ही से जुड़ सकता है। ये क्या NH2, तो ये नाइट्रोजन में 3 बैलेंसी होती है, तो 2 ऑलरेडी ये बना चुका है, तो अब कितना है, एक ही से जुड़ सकता है। यानी कि मोनोवैलेंट वो जो है एटम और ग्रुप है जो कि केवल एक ही बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि एक ही बैलेंसी इसकी लेफ्ट है। इसी तरह से डाई वैलेंट में हम देखेंगे, कार्बन का देखिए C डबल बॉन्ड S C डबल बॉन्ड O, ये आपस में क्या है, बायो आइसोस्टेयर्स हैं। बायो आइसोस्टेयर्स क्या, क्योंकि हम इसको आइसोस्टेयर्स हैं, जबकि हम इसको बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम बायो आइसोस्टेयर्स बोलेंगे। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, 2 ऑलरेडी जो है सल्फर से मिलकर बना लिया इसने, तो 2 बैलेंसी बची डाई वैलेंट। यहाँ पे कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन से मिल गया, तो 2 बैलेंसी बची, तो ये डाई वैलेंट एटम, यानी 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाई वैलेंट एटम और ग्रुप्स। इसी तरह से ट्राई वैलेंट क्या है, कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, अब ये 3 जो है बैलेंसी इसकी फ्री है, तो ये ट्राई वैलेंट हो गया। इसी तरह से नाइट्रोजन क्या है, 3 बैलेंसी फ्री है, तो ट्राई वैलेंट हो गया, ट्राई वैलेंट आइसोस्टेयर्स हो गए। टेट्रा वैलेंट में कार्बन क्या है, देखिए कार्बन पे 4 बैलेंसी फ्री है, टेट्रा वैलेंट। नाइट्रोजन पे भी क्या है, 1 2 3 होता ही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पे, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये देकर किसी से बॉन्ड बना लिया, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा वैलेंट। अभी ये क्या है, 4 बॉन्ड बनाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाने का मतलब क्या है, अपना लोन पेयर देकर वो बॉन्ड बना, चौथा बॉन्ड बना रहा है। सेम ऐसे ये भी है। अब रिंग इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ये देखिए बेंजीन और पाइरिडीन, ये क्या है, आपस में रिंग इक्विवेलेंट है। अगर इनको इससे हम इसको रिप्लेस करते हैं तो हमारी कंपाउंड के केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे फ्यूरेन है, थायोपिन है, ये सभी क्या है, आपस में रिंग इक्विवेलेंट हैं। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका, यूरेसिल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए यूरेसिल क्या होता है, ये पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बेस होता है जो कि हमारे आरएनए में पाया जाता है। ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर हो गया हमारा ये। तो ये देखिए इसकी नंबरिंग हम करते हैं, ये 1 पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन। ये यूरेसिल था, ये न्यूक्लियोटाइड है आरएनए में। अब ये जो है क्या है, अब हम इसको, ये एग्जांपल किसका, मोनोवैलेंट का। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ 5th पोजीशन पर पाया जा रहा था इसके, अब इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर कर फ्लोरीन लगा देते हैं, तो क्या है, हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है, फ्लोरीन भी मोनोवैलेंट है, तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ये क्या है, यूरेसिल से ये 5 यूरेसिल, ये कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं शो कर रहा था, लेकिन जब 5 फ्लोरो यूरेसिल हम लगा देते हैं तो ये क्या करता है, ये जो है एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। हमारा एक 5 फ्लोरो यूरेसिल मेडिसिन है जो एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है। यानी कि हमारा क्या था, केवल एक आइसोस्टेस, इस स्ट्रक्चर में हमने एक सेम इसके फ्लोरीन लगा दिया, तो इसका जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो सभी सेम होगी, लेकिन इसका क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है बढ़ गया ये। तो ये हमारा यूज है आइसोस्टेयर्स का, बायो आइसोस्टेयर्स का। अब दूसरा क्या है, नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं।
इन नॉन क्लासिकल बायोआइसोस्टेयर्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सिमिलर। हमारा क्लासिकल बायोस्टेयर्स में क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वैलेंसी शेल में वो सेम होना चाहिए, लेकिन नॉन क्लासिकल बायोस्टेयर्स में हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता है, जो कि क्या होता है नॉट फिट। जो हमारा डिफिनेशन था बायोस्टेयर्स का उसमें ये फिट नहीं हो रहा है। बट दे हैव सेम प्रॉपर्टी ड्यू टू दे गिव सेम, लेकिन उनका प्रॉपर्टी क्या होता है सेम होता है, और प्रॉपर्टी सेम होने से क्या होता है सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये प्रोटीनॉल है। आइसोप्रोटीनॉल जो क्या है बीटा एगोनिस्ट है, ये शो करता है हमारा क्या ब्रोंकोडाइलेटर है। तो इसके अगर हम यहाँ नंबरिंग करते हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर है आइसोप्रोटीनॉल का, ये जो है इजीली जो है हाइड्रोलिसिस हो जाता है, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे हमने नंबरिंग किया। तो थर्ड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है, इसके कारण जो हमारे एंजाइम है कॉमेट एंजाइम जो है कैथिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो होता है हमारे लीवर में पाया जाता है, वो इसको हाइड्रोलिसिस कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है। तो मेटाबोलाइज हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। इसी की जगह पे हम थर्ड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है, इसकी जगह पे हम अगर सल्फोनामाइड ग्रुप लगा देते हैं, CH3CO2NH ग्रुप लगा देते हैं इसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा ये रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि इसको जो है अब जो है हमारा जो कॉमेट जो एंजाइम था कैथिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज जो हमारे लीवर में था, जो इसको मेटाबोलाइज कर रहा था, वो इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। तो इसका मेटाबॉलिज्म जल्दी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो है इससे मोर एक्टिव आइसोप्रोटीनॉल से जो है योसेट्रिनॉल जो होगा ये मोर एक्टिव होगा, या इसका टी हाफ लाइफ जो होगा ज़्यादा होगा, या ज़्यादा देर तक हमारे बॉडी में एक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि हमने OH से क्या कर दिया था सल्फोनामाइड ग्रुप को रिप्लेस कर दिया था। लेकिन ये आइसोस्टेयर्स नहीं है, ये नॉन क्लासिकल का एग्जांपल है, क्योंकि इनके अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में और इनके अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट सेल में क्या है सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए क्या है ये सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये क्या होगा नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेयर्स के ग्रुप में आते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बायो आइसोस्टेरिज्म पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बायो आइसोस्टेरिज्म यूज्ड एज ए फंडामेंटल अप्रोच इन द ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट। हम बायो आइसोस्टेरिज्म कब यूज करते हैं, जब ड्रग की डिजाइन या डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो फंडामेंटल अप्रोच होता है, हम उस समय बायो आइसोस्टेरिज्म को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर, पहला यूज क्या है, इंप्रूविंग बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। ड्रग की बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को जो है यानी कि बायोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एक्शन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो सॉलिबिलिटी हो गई उसकी, प्रोटीन बाइंडिंग, इन सबको जो है इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। यानी कि एक ग्रुप अगर लगा है वो क्या कर रहा है ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उससे क्या है ड्रग की एक्टिविटी नहीं हो रही, तो उसी की जगह पे हम क्या करेंगे दूसरा ग्रुप अगर लगा देते हैं उसके बायो आइसोस्टेरिज्म जो क्या करता है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ड्रग का चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी एक्टिविटी उसको लगाने से क्या है ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बायो आइसोस्टेरिज्म बोलेंगे। इम्प्रूविंग पोटेंसी ऑफ ड्रग, यानी कोई ग्रुप जो है एक जो ग्रुप है उससे हम क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे ग्रुप को जो बायो आइसोस्टेयर्स से अरे आइसोस्टेयर्स से, तो क्या हो रहा है उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। इनहेंसिंग स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की स्टेबिलिटी इससे इंक्रीज हो गई। जैसे कि क्या हुआ हमने यहाँ पे बताया कि आइसोप्रोटीनॉल जो है मेटाबोलाइज हो जा रहा है जल्दी, लेकिन ये क्या हो रहा है सल्फोनामाइड ग्रुप लगा दे रहे हैं तो ये जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो है स्टेबल जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा। रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी टू द ड्रग, बहुत सारे ड्रग जो होते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के कारण टॉक्सिसिटी शो करते हैं, तो उसकी जगह पे उस फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर हम दूसरी फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं जिससे कि उसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है। इम्प्रूविंग बायोबिलिटी ऑफ ड्रग, ऐसे जो है कुछ ग्रुप हम जोड़ देते हैं बायो आइसोलेट, एक जगह एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं जिससे क्या होती है उसकी बायोएबिलिटी बढ़ जाती है, यानी ड्रग में जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो ज़्यादा ड्रग हमारे ब्लड में अवेलेबल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बायोएबिलिटी बढ़ जाता है। दूसरा अल्टरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, यानी एक ड्रग जो है जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रहा है किसी ग्रुप में अगर ग्रुप के कारण, तो उस ग्रुप को हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं दूसरे ग्रुप से जिससे कि उसकी मेटाबॉलिज्म क्या होती है वो रुक जाती है या जो है डिलेड हो जाती है, इस कारण से वो ड्रग जो होता है
तो जल जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज़्यादा देर तक शो करता है। तो बायो आइसोस्टेरिज्म का हमारे ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने पूरी कवर की।